नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी टू आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप पहले की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है। और जो अपनी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं वो जुट जाएं, क्योंकि यूपीपीएससी ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत उसने कहा है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने अपने ओटीआर फिलअप नहीं किया है वो अपना फिलअप कर लें, क्योंकि आर की वैकेंसी आने वाली है। आपके पास बहुत अधिक सही समय नहीं बचा हुआ है। आपके पास मुश्किल से 3 महीने बचे हुए हैं, जिसमें आपको जीएस और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। ठीक है। तो जिन लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है वो अपनी तैयारी नई धार दें, अपनी तैयारी को पहना कर लें। ठीक है। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र अपना कंप्लीट कर लें। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास को। हम 15 से 16 क्लासेस में आपकी इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट क्लास करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपकी क्लास से लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। ये मेरा झूठ कुछ दावा नहीं है, वो एग्जाम के बाद आप देख लीजिएगा। राइट। और रही बात ड्यूरेशन की, तो मेरी क्लास की ड्यूरेशन 30 मिनट से लेकर 50 मिनट के बीच में होगी। ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा क्लास पे फोकस करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब क्या होता है? प्रत्येक देश के संविधान को निर्माण करने के लिए, उसके आयन को बनाने के लिए, उसकी जो मूल विधि होती है उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। यहाँ पर जनता अपने नुमाइंदों को भेजती है, वो जाकर के उस देश के लिए संविधान का निर्माण करती है। ठीक है। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। एम.एन. रॉय एक साम्यवादी लीडर थे, एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इसके बाद की बात की जाए तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। 1938 में आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि जैसे ही देश आजाद होगा, जैसे ही देश को स्वतंत्रता मिलेगी, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण भारतीयों को मिलाकर ही किया जाएगा। और यही सभी लोग संविधान सभा में बैठेंगे और देश के लिए एक संविधान तैयार करेंगे, देश का आयन निर्धारित करेंगे। ठीक है। इसके उपरांत 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार भारतीयों की इस मांग को स्वीकार कर लेती है कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जो कि उन्हीं देश के लोगों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए और यह मिलकर देश का संविधान बनाएगी। ठीक इसी प्रकार ये पहली दफा था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार किया था। और स्वीकार भी क्यों किया था, इसके भी उनके कारण थे, उनके हित थे। आगे आपको बताता हूं। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। इसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया। हालांकि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने नकार दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नकार दिया। इन दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया अपनाने से। ऐसा क्यों? मुस्लिम लीग को लग रहा था कि जो उसका ख्वाब है एक स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण का, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि इस संविधान सभा में देश के विभाजन के, देश के पार्टीशन के अंश छिपे हुए हैं, जिससे कि देश का विभाजन हो सकता है। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था कि यह ब्रिटिश सरकार का पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक जिसका भुगतान नहीं हो सकता। ठीक है। इसके उपरांत सबसे पहले ये एक बार देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आखिर में भारतीयों की इस मांग को स्वीकार क्यों किया। इसके पीछे कारण यह है कि 1939 से लेके 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस समय जर्मनी ने ब्रिटिश सरकार की हालत बुरी कर दी थी, बड़ी हालत खस्ताहाल कर दी थी।
उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी। जर्मनी बहुत पिटाई की थी ब्रिटिश सरकार की। तो ऐसे में वो किसी प्रकार से भारत का सहयोग चाहती थी, ठीक है। इस वजह से वो इतने इस प्रकार के प्रस्ताव को ला रही थी बार बार। अंततः मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में। मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 प्रमुख सदस्य होते हैं, क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस और एक थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक। मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 प्रमुख सदस्य थे, क्रिप्स, जिनका पूरा नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन लोगों ने भारत के जितने भी हितधारक थे सभी से संवाद किया, सभी से मीटिंग की, सभी से नेगोशिएशन किया, जैसे कि मुस्लिम लीग हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, हिंदू महासभा हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुई, इन सभी से उन्होंने संवाद किया, बात की, नेगोशिएशन किया और इन सभी को राजी कर लिया कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसके तहत एक ऐसे संघीय शासन का निर्माण किया जाएगा जिसमें राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी। तो इन सभी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप इस प्रकार का एक परिसंघ का निर्माण करिए, एक ऐसे संघ का निर्माण करिए जिसमें राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, ठीक है। तो अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 389 सदस्यों को चुना जाना था, यानी कि पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को 389 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया था और पूरे देश से 389 सदस्य को चुना जाना था और उनको संविधान सभा में भेजा जाएगा और वो क्या करेंगे, वो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। 389 में से 296 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था और 93 सदस्यों को मनोनयन किया जाना था, मनोनयन, ठीक है, नॉमिनेशन। जो 296 सदस्य थे, इनका निर्वाचन कौन करता था? जो उस समय 11 प्रांतीय विधानसभा थी, उनके जो मेंबर थे वो इनका निर्वाचन करना था उनको। और जो 93 सदस्य थे, ये देसी रियासतों को दिए गए थे, यानी कि उस समय कई सारी देसी रियासतें थी जिनमें नवाब शासन कर रहे थे, राजा शासन कर रहे थे। उस समय ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत चलता था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को 3 विषय दिए जाते थे, जैसे संचार व्यवस्था, रक्षा प्रणाली और विदेश नीति। ये 3 विषय ब्रिटिश सरकार को दे दिए जाते थे। इसके अलावा जो शेष सब्जेक्ट होते थे, उनमें ये जो रियासतें होती थी वो स्वतंत्र होती थी, स्वायत्त होती थी, यानी कि जो रियासतें, उनका जो आंतरिक शासन प्रणाली थी, उनका संचालन वो स्वयं करती थी, ठीक है। 296 में भी 292 का निर्वाचन था। कौन करेगा? जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत निर्वाचन करेंगे 292 सीटों का, और जो 4 सीटें थी इनका निर्वाचन करेंगे जो उस समय ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी थी। चार जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी थी, उनमें से 4 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
आमतौर पे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा एक प्रतिनिधि, एक सीट प्रति 10 लाख की आबादी। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सीटें थी उनको प्रमुख 3 समुदाय में बांट दिया गया था। 3 से 89 सीटें थी, इनको प्रमुख 3 समुदाय में बांट दिया गया था। अब ये 3 समुदाय कौन थे? पहला था मुस्लिम, दूसरा था आपका सिख, और तीसरा था आपका सामान्य या जनरल। सामान्य या जनरल से सवर्ण का मतलब नहीं होता है। सामान्य का मतलब था आपके बौद्ध, आपके जैन, आपके हिंदू, आपके पारसी, या आपके जो भी यहूदी हैं, या जो जितने भी शेष संप्रदाय हैं धर्म है, उन सभी को सामान्य कैटेगरी में सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है। अंततः जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई अगस्त में। चुनाव कितनी सीटों के लिए था? आपको बता दिया था कि 296 सीटों के लिए। ठीक है। तो 296 सीटों पर चुनाव होता है। 296 में से कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीटें। कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिलती हैं, और जो अन्य दल थे या निर्दलीय थे अदर, उनको कुल 15 सीटें मिलती हैं। मुस्लिम लीग को यहां लग गया था कि हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हमें इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है संविधान सभा में जिससे हम अपनी बात रख सके, अपनी बात मनवाने के लिए संविधान सभा को विवश कर दें। ठीक है। और इन्होंने मन बना लिया भीतरी भीतर कि हमें संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना। इसके अलावा 2 प्रमुख फैक्ट और उनको आप याद रखिएगा कि संविधान सभा में महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे, और साथ ही साथ संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना भी सम्मिलित नहीं हुए थे। यानी कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, कब होती है? इसकी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कैसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और यह चुना गया फ्रांसीसी परंपरा पर। फ्रांसीसी परंपरा यह थी कि सदन का जो भी वरिष्ठ सदस्य हुआ करता था उसको वहां का अध्यक्ष बना दिया जाता था। ठीक है। इस प्रकार से टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है। कुल 211 लोगों ने भाग लिया। बात आगे बढ़ती है और दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है आपकी 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। साथ ही साथ 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए। एक थे एच.सी. मुखर्जी, दूसरे थे टी.टी. कृष्णाचारी। एच.सी. मुखर्जी, टी.टी. कृष्णाचारी, ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बना दिए गए। वी.एन. राव
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना दिया गया। किसको? बेनिगल नरसिंह राव। ठीक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कब? तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। इसमें वो कहते हैं कि भारत एक सोवरेन स्टेट है, भारत एक संप्रभु राज्य है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान होते हैं जिनकी अभी आपको जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना पीटी में है, इंपॉर्टेंट है। और अंततः इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के जितने भी मेंबर होते हैं सर्वसहमति इसको स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव आया तो 13 को, स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। तो एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी दिन से संविधान का औपचारिक कार्य आरंभ हो जाता है, यानी संविधान के निर्माण का कार्यक्रम आगे बढ़ने लगता है। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं तो इस प्रकार से संविधान का कार्य आगे बढ़ता है। ठीक है। जब संविधान का निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो टोटल उसमें 395 आर्टिकल होते हैं। ठीक है। 22 भाग होते हैं और 8 अनुसूचियां होती हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने तो भाग लिया ही नहीं था। ठीक। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने भाग नहीं लिया था। जो आपके समाजवादी दल थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। हिंदू महासभा हुई, इन्होंने भाग नहीं लिया था। याद रखना, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, साम्यवादी दलों ने भाग नहीं लिया, समाजवादी दलों ने भाग नहीं लिया, हिंदू सभा ने भाग नहीं लिया। ठीक है। कुछ और फैक्ट है कि 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ये राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, इसको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950, ये तारीख कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, इस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान को आपको पता होगा कि इसका निर्माण किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। सबसे पहले इसका गायन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कब? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम भारत में आ रहा था। इसके गायन में आधिकारिक समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। राष्ट्रगीत इसी तारीख को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत अपनाया गया। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। किसने बनाया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक। इसका उल्लेख कहाँ है? तो उनके जो आनंद मठ है उसमें है। किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो कि बंगाल क्षेत्र में हुआ था उस समय। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने वहां से पद त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया और उनको भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया, देश का प्रथम नागरिक। और इसी दिन संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है।
कुछ फैक्ट और हैं कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, तो टोटल 15 महिलाएं थी। इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, टोटल 15 महिलाएं थी और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं। कंसेप्ट तो कुछ बचा हुआ नहीं है, बस फैक्ट ही कुछ बचे हुए हैं, वही आपको करा देते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं, तो उनमें आप देख सकते हो। थोड़ा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में एक प्रमुख सदस्य थे। सबसे पहले पूर्वी बंगाल की सीट से चुन के आए थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहलाने लगा था। ठीक है, तो उसके बाद में इनको महाराष्ट्र की जो पुणे की सीट थी, महाराष्ट्र की जो पुणे की सीट थी, वहां से चुना गया। और यहां पर एम.आर. जयकर उस समय थे, उन्होंने एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र दिया था। पुणे सीट पर एम.आर. जयकर चुने गए थे, लेकिन इन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस सीट से चुना गया था। ठीक है, सबसे पहले पूरी बंगाल से चुनेंगे, लेकिन विभाजन हो गया, वो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया। अब ये पूना वाली सीट से आए थे, एम.आर. जयकर ने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन होता है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं इंग्लिश में, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, जिसके हेड थे कौन, आपके भीमराव अम्बेडकर। और टोटल मेंबर कितने थे, 7 थे, यानी कि 6 मेंबर और ये हेड। ठीक है, टोटल 7 हो गए। इसके अलावा कुछ और बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो राज चिन्ह है उसको अपनाया। राज चिन्ह आपको पता होना चाहिए, राज चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। ठीक है, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ है। कब, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कहां से अपनाया गया, जो ये सारनाथ में अशोक स्तंभ है ना, सारनाथ में स्थित है, वहां से अपनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का जितने भी फैक्ट हुए हो सकते थे, कंसेप्ट हो सकता था, हमने आपको सारा डिलीवर करने का एक प्रयास किया। ठीक, आप देखिए इस क्लास को, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।